Hello friends, today I am sharing video of economic of 12th standard on the topic of graphics in economics. This is very easy and mark scoring chapter. It consists of 8 marks in your board exams. So please watch this video carefully. Now in this chapter we have to study 4 topics, that is meaning of diagrams, meaning of diagram and graphs, types of diagrams, types of graphs and use of technology in the study of economics. From these 4 topics, the 2 topics are most important, that is meaning of diagram and graphs and types of diagrams. So let's start this chapter. So first of all, we have to study meaning of diagram and graphs. So first, let's start with meaning of diagram and graphs. Generally, the meaning of both diagram and graphs are same. Both are presented in pictorial way, that is by the way of picture. But though there are some differences which we have to study. Right? So let's start with the differences of diagram and graphs. See, first of all, what is diagram? First point, that is meaning of diagram is given, and here the first point is meaning of graph is given. So see, meaning of graphs and diagrams are same as I told earlier. See, it is a representation of observable data by the way of picture. Here it is also same. See, it is also a presentation of observable data by the way of picture. जैसे कि मैंने आपको बोला, meaning of diagram and graphs both are same. अब मैंने आपको कहा था कि उसके differences होते हैं, तो वो differences क्या है? We have to study that. See, second point in diagram. It is drawn from the data which are presented in discrete frequency distribution. See, जिसमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, जिसका डेटा, जिस इंफॉर्मेशन में डेटा होता है वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दिए गए होते हैं, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डायग्राम यूजेस होते हैं, ग्राफ्स यूज़ नहीं हो सकते. क्या? जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई हो उसके लिए क्या यूज़ होगा? डायग्राम. नाउ यू मस्ट बी आस्किंग कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. नाउ आई एम शोइंग यू डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? सी, यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है आपको और डिमांड दिया हुआ है यहाँ पे, राइट. अब देखो यहाँ पर क्या है, 1 रुपीज़ की प्राइस में डिमांड कितनी है? 100 रुपीज़. 2 रुपीज़ में 80 रुपीज़, 5 रुपीज़ में 70, 7 में 20, 10 में 10. सो यहाँ पर क्या होता है, सिंगल नंबर्स में है और डिमांड भी ऐसे ही है, तो इसे क्या बोलते हैं हम? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. व्हाट? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. यानी कि ऐसी जब डेटा इस टाइप में दिया होता है तो क्या होगा? आपका डायग्राम्स यूज हो गए, राइट. नाउ लेट्स मूव टू ग्राफ. इट इज ड्रॉन फ्रॉम द डेटा ऑफ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सी, अब डिफरेंस समझ में आया? वो क्या था? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में था, राइट. और ये कैसे होगा? कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में होगा. अब कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ. सी, कंटिन्यूस में क्या होगा? कंटिन्यूस में 2 पार्ट आते हैं, 1 and 2. अब कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखो, इसमें डिस्क्रीट में कैसा था? यहाँ पर सिंगल था, राइट. अब इसका कैसे है? कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्लास वाइज है, ये अपर क्लास एंड लोअर क्लास. अब देखो, अपर क्लास और लोअर क्लास में होता है वो क्या हो जाता है? कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सी, यहाँ पर 10,000 है, 10,000 to 20,000, 20,000 to 30,000. अब 10,000 से 19,000 तक जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो किस में आएगी? इस क्लास में. और 20,000 से लेके 29,000 तक इसमें आएगी, इसमें. हाँ, यहाँ पर 10 और 20,000 और 30,000 दोनों जगह पे 20,000 दिया है. तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि 20,000 को लेना कहाँ पे, राइट. तो यहाँ पे 10,000 to 20,000 है, वहाँ पे उसमें सिर्फ 19,000 तक ही आएगा, 10,000 19,000, राइट. और यहाँ पे कैसा होगा? 20,000 to 29,000. यानी कि इसी लोअर लिमिट में 20,000 है और अपर लिमिट में भी 20,000 है, तो आप कौन सा इंक्लूड करोगे? अपर लिमिट वाला 20,000. ओके, ये हुआ फर्स्ट टाइप किसका? कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का. अब सेकंड टाइप कंटिन्यूस का. देखो, अब इसमें क्या, उसमें कैसा आता है? 10,000 और 20,000, 20,000 और 30,000. यानी कि 20,000 क्या हो रहा था? अपर लिमिट और अगले की लोअर लिमिट, वो दोनों क्या हो रही थी? सेम हो रही थी. अब इसमें कौन सा डिफरेंस है? सी, 10,000 to 19,000, 20 to 29, 30 to 39, उसमें जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम थी वो इसमें नहीं है, राइट. तो ये हुआ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो ऐसी जब डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई हो तब हम क्या यूज़ करेंगे? ग्राफ. समझ में आया फर्स्ट डिफरेंस?
उसमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगा और इसमें कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ लेट्स मूव टू थर्ड पॉइंट. इट इज ड्रॉन फॉर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड ग्राफ में क्या होगा, इट इज ड्रॉन फ्रॉम नॉन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा. अब जहाँ पर एक्सप्लेनेटरी डेटा दिया होता है यानी कि हम खुद अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हैं विदाउट इन यूजिंग एनी ग्रामेटिकल टूल्स, राइट. कोई स्टेटिस्टिक टूल्स के बिना जो भी इंफॉर्मेशन हो और हम उसमें बनाना चाहते हो पिक्टोरियल फॉर्म में, तो हम क्या यूज़ करेंगे, डायग्राम. उसके ऑपोजिट में यानी कि नॉन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा, उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, ग्राफ. नाउ फोर्थ, अ डायग्राम इज बेस्ड by the diagram is used by the advertising company to draw the attention by the government to provide information and by social organization to spread awareness. अब डायग्राम किसके लिए यूज होता है, राइट. एडवर्टाइजमेंट कंपनी, जिन लोगों को गवर्नमेंट के अटेंशन चाहिए, इंफॉर्मेशन देनी हो, ऑर्गेनाइजेशन और स्प्रेड अवेयरनेस, राइट. अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए जो गवर्नमेंट से यूज होता है वो क्या होता है, डायग्राम. यानी कि मेन क्या है इसमें, सी अटेंशन, एडवर्टाइजमेंट के लिए या अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करते हैं या कोई एडवर्टाइजमेंट कंपनी यूज़ करती है वो क्या बनाएगी, डायग्राम्स बनाएगी. एम आई क्लियर, राइट. नाउ मूव टू ग्राफ. अब ग्राफ में क्या होता है, सी इसमें ये 4 ही पॉइंट थे, ग्राफ में पॉइंट्स बढ़ जाते हैं. सी वन शुड हैव नॉलेज ऑफ स्टेटिस्टिक टू ड्रॉ एंड अंडरस्टूड द ग्राफ. ग्राफ आपने जनरली देखा होगा, राइट. वो उसमें क्या चाहिए, स्टेटिस्टिक का हमें थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए. एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, स्केल कितनी है, मेजरमेंट कितनी है, ये सब जानने के लिए हमें क्या ज़रूरी होता है, स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन. हियर द यूज ऑफ स्टेटिस्टिकल टूल्स आर मेड. ये स्टेटिस्टिकल टूल्स का हमें यूज़ करना पड़ता है ग्राफ को समझने के लिए. सेंटीमीटर्स होता है, इंच होता है या कोई भी हो, हमें स्टेटिस्टिकल टूल्स का यूज़ करना पड़ता है. See, a graph is made by intersection of 4 quadrants of x axis and y axis. ग्राफ में क्या होता है, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, राइट. जनरली हम 1 क्वाड्रेंट यूज़ करते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश एंड y डैश, बट होते 4 है, राइट. तो उसमें ग्राफ में कैसा होता है, x एक्सिस और y एक्सिस को फॉलो करना होता है. एंड इट इज़ मोर यूज बाय रिसर्चर्स एंड एजुकेशनलिस्ट. उसमें क्या होता था, एडवर्टाइजमेंट और अवेयरनेस, एडवर्टाइजमेंट कंपनी यूज़ करती है इसके लिए, अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, क्या, डायग्राम. और ग्राफ में कैसा होता है, कौन यूज़ करता है, रिसर्चर्स और एजुकेशनलिस्ट ग्राफ्स को यूज़ करते हैं. क्लियर, डिफरेंस इज क्लियर. थैंक यू. नाउ वी हैव स्टडीड द मीनिंग ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स. नाउ वी आर गोइंग towards importance of diagram and graphs. Now how diagrams and graphs are used to us, we'll study in this. See, here is a 6.1, 2, 3, 4, 5 and 6 points of importance of diagrams and graphs, and we have to study this. See, first, complicated studies of economics is become easy by diagrams and graphs. अब इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जो भी डेटा दिया होता है वो बहुत बोरिंग और कॉम्प्लिकेटेड होता है, हम ऐसे ही नहीं समझ सकते. तो क्या होगा, अगर हम डायग्राम्स और ग्राफ्स का यूज़ करेंगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड डेटा को समझने के लिए क्या हो जाएगा, हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा. सो फर्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्लिकेटेड स्टडीज ऑफ इकोनॉमिक इज बिकम इजी बाय डायग्राम्स एंड ग्राफ्स. सेकेंड पॉइंट, ट्रेंड ऑफ इकोनॉमिक. पैरामीटर्स ऑफ वेरियस ईयर्स कैन बी ऑब्जर्व बाय इट. अब सी, सब चीज़ का ट्रेंड होता है, कुछ दिन पहले किसी और का ट्रेंड होता है और बाद में जैसे ही थोड़ा टाइम पास जो होता है वो ट्रेंड चेंज होकर किसी और ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट. तो पहले 2 साल पहले कौन सा ट्रेंड था और आज कौन सा ट्रेंड है, तो जो ट्रेंड था उसको समझने के लिए भी क्या यूज़ होता है, ग्राफ और डायग्राम्स. जैसे शायद आप ले लो सैमसंग फ़ोन और वीवो फ़ोन, राइट. तो सैमसंग का पहले ट्रेंड बहुत था मार्केट में और आजकल किसका ट्रेंड हो रहा है, तो कि वीवो का ट्रेंड हो रहा है. तो ऐसे जो ट्रेंड होता है उसके क्या होता है, ईजी हो जाता है ग्राफ थ्रू एक्सप्लेनेशन. नाउ चेंजेस ऑकरिंग इन वेरियस सेक्टर कैन बी अंडरस्टूड ईजिली. कुछ चेंज हो रहा है, वेरियस सेक्टर, 3 सेक्टर्स होता है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर में कोई चेंजेस हो रहा है, पब्लिक सेक्टर में कोई चेंजेस हो रहा है या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में कोई चेंजेस हो रहा है, यानी कि सेक्टोरियल चेंजेस भी हमें किससे पता चल जाता है, डायग्राम्स और ग्राफ्स थ्रू. फोर्थ,
कंपैरिजन कैन बी डन इजीली थ्रू डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। किसी चीज़ का कंपैरिजन करना से फॉर एग्जांपल कि 2009-10 में स्टडी लेवल क्या था और 1920 के ईयर में स्टडी लेवल क्या था, तो उन दोनों को कंपैरिजन करने के लिए क्या यूज़ होता है, डायग्राम्स और ग्राफ्स। एंड फिफ्थ, it is easy for presenter to present and reader to understand complicated topics and it is less time consuming। अब क्या होता है इकोनॉमिक्स में, देखो डेटा हार्ड होता है, इंफॉर्मेशन हार्ड होती है, तो क्या होता है प्रेजेंटर के लिए ना, प्रेजेंट कर समझाने वालों को ना समझाने वालों को समझाने के लिए भी हार्ड हो जाता है, और स्टूडेंट यानी कि कोई रीडर हो उसके लिए अंडरस्टैंड करना भी हार्ड हो जाता है, राइट। इकोनॉमिक तो ग्राफ कैसे हेल्प करेगा हमें, प्रेजेंटर को प्रेजेंट करने के लिए और रीडर को अंडरस्टैंड करने के लिए ग्राफ इजी रहता है। एंड इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग। अब मेथड इजी हो जाएगी तो टाइम भी लेस यूज होगा, सो इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग। 6, सर्टेन डिफरेंट रूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स कैन इजीली अंडरस्टूड थ्रू इट, like expansion and contraction of demand and supply and price elasticity of demand and supply। See, रूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अब डिमांड कर्व का बढ़ जाना या सप्लाई कर्व का लेस हो जाना, वो हम ऐसे ही बोलकर नहीं समझा सकते किसी को, राइट। अगर हमारे सामने कोई ग्राफ होगा, उसका पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन होगा, तो हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट में ये ग्राफ जा रहा है, ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, एक्सपांड हो रही है डिमांड या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सप्लाई, या प्राइस के थ्रू डिमांड और सप्लाई चेंज हो रहे हैं, तो इसका हम कैसे दिखा सकते हैं, थ्रू डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। एम आई क्लियर? Okay, now we have studied importance of diagrams and graphs. Now move towards aspects to be considered while drawing a diagrams and graphs। aspects means what, कि हमें diagrams और graph बनाने के लिए क्या ध्यान में रखना पड़ता है, तो उसमें 6 पॉइंट है। choice of a type, clarity, scales and measures, representation of axis, data table and source of data, and method of calculating the data। Let's understand it in detail। फर्स्ट, चॉइस ऑफ अ टाइप। सी, चॉइस ऑफ टाइप में क्या इंक्लूड होता है, दैट विच टाइप ऑफ ग्राफ शुड बी सिलेक्टेड, राइट। अब ग्राफ बहुत सारे होते हैं, जैसे कि बार ग्राफ, क्लस्टर्ड बार ग्राफ, बाद में होता है डिवाइडेड बार डायग्राम, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो इन सब में से हमारी डिटेल्स के लिए कौन सा सूटेबल है वो हमें सिलेक्ट करना पड़ता है, राइट। जो ग्राफ के टाइप से उसमें से हमें सिलेक्ट करना पड़ता है, तो वो क्या हो गया, चॉइस ऑफ अ type। Understood first? Now second, clarity, neat and clear use of different shades of colors। Now see, क्लियरिटी ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी चीज़ अगर नीट एंड क्लीन ना हो तो उसके कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, राइट। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अब उसमें से शायद ग्राफ में ऐसा होता है, कोई रूरल होता है, कोई अर्बन एरिया होता है, कोई अलग अलग सेक्टर्स होता है, उससे हम डिफाइन कैसे करेंगे, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ये क्या इंडिकेट कर रहा है। तो हमें पर्टिकुलरली कुछ इंडिकेट करने के लिए क्या करना चाहिए, डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स का यूज करना चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल हमने ग्राफ बनाए रूरल और अर्बन एरिया को आइडेंटिफाई करते हुए, तो उसमें से पता कैसे चलेगा कि कौन सा रूरल है और कौन सा अर्बन, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स। सो दैट्स इंक्लूड इन क्लियरिटी। अंडरस्टूड फर्स्ट 2 पॉइंट्स। नाउ थर्ड, स्केल्स एंड मेजर्स, अप्रोप्रिएट साइज एंड स्केल मेजरमेंट। सी, अब कोई भी स्केल्स होते हैं, हम आप सबको पता है कि हम जब ग्राफ बनाते हैं तब अप्रोप्रिएट स्केल और मेजरमेंट जरूरी होते हैं। 1 सेंटीमीटर पर क्या आएगा, दूसरे सेंटीमीटर पर क्या आएगा, 1 इंचेस पर क्या आएगा, ईच एंड एवरीथिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो scales and measurement are necessary for making graph। Now fourth, presentation of axis। एक्सिस 2 होते हैं, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का एक्स डैश भी होता है और वाई एक्सिस का भी वाई डैश होता है। जनरली 4 होते हैं लेकिन मेन कितने होते हैं, 2, दैट इज वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। अब सी, इंडिपेंडेंट जब डेटा होता है वो कौन से एक्सिस पर आएगा, वाई एक्सिस पर, और जो डिपेंडेंट डेटा होता है वो कौन से एक्सिस पर आएगा, एक्स एक्सिस पर। मग इट अप, रिटर्न, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ वंस अगेन, एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, इंडिपेंडेंट डेटा, और वाई एक्सिस पे क्या आएगा, डिपेंडेंट डेटा, राइट। नाउ डेटा टेबल एंड सोर्स ऑफ डेटा। डेटा टेबल मस्ट बी देयर फ्रॉम विच इट इज क्रिएटेड। सी, हम जब एग्जाम देंगे तब उसमें डेटा टेबल क्लियरली मेंशन किया हुआ आएगा, कितना ये परसेंटेज है, इसका वो परसेंटेज है, उसका वो परसेंटेज है, राइट। बट जब एजुकेशनलिस्ट और रिसर्चर्स जब ग्राफ बनाते तब उन लोगों को डेटा टेबल मेंशन नहीं किया होता है, उन लोगों को अपने आप से बनाना होता है। तो राइट, हमारे लिए तो ये सब बनाया हुआ आएगा, बट जब मेनली सबसे पहले जब डेटा बनाते तब उन लोगों को डेटा टेबल बनाना पड़ता है।
Now 6, method of calculating the data. When the picture is not given for self-explanatory data but it is drawn from the data with statistical formula, it is important to mention statistical method briefly. अब कुछ बार क्या होता है, हम जनरली ऐसा होता है कि ग्राफ जो बनता है वो किस पे से बनता है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा पर. अब कई बार ऐसा होता है, एक्सेप्शनल केस में ऐसा होता है कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा होते ही नहीं है, उसके सामने क्या होता है, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला. तो यस, तो हमें ग्राफ किसके बेसिस पर बनाना पड़ता है, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला के बेसिस पर. तो हमने कौन सी स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला के बेस पर ये ग्राफ बनाया है, कौन सी डेफिनेशन यूज कर हमने ये ग्राफ बनाया है, उसको हमें क्लियरली मेंशन करना पड़ता है. कौन से पॉइंट के अंदर, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डेटा. सो दिस आर द 6 पॉइंट ऑफ एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल ड्राइंग एंड डायग्राम्स ऑफ अ ग्राफ. हियर फर्स्ट टॉपिक, कौन सा हमारा फर्स्ट टॉपिक था, मीनिंग ऑफ ग्राफ्स एंड डायग्राम्स आर कंप्लीटेड. नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड द सेकंड टॉपिक. थैंक यू.